शिखर तक के सफर में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या दिया? भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी ताकत दी? क्या अब भगवा लहराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण और पश्चिम बंगाल में कामयाब होगी? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी कब तक पूरा कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर। आज से ठीक 46 साल पहले 1980 को 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिल्ली के कोटला मैदान में रखी गई थी। आप क्या सोचते हैं, पिछले 46 वर्षों में इस देश में बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत ने देश को क्या दिया? आपके आसपास बीजेपी के सत्ता में आने से क्या बदलाव आया? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में देश को क्या संदेश दे रहा है और इसका भारत के आम जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है? 1980 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष का कठिन दौर भी देखा है तो शिखर का स्वाद भी चखा है। 1980 से अब तक भारत में केंद्र में 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार बनाई है। हालांकि तीसरी बार 2024 के चुनाव में तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार खुद प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई बीजेपी और इस वक्त देश में केंद्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब नींव रखी गई थी उस वक्त पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जो बीजेपी की सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी बने केंद्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास महज इन 46 सालों में नहीं सिमटा हुआ है। दरअसल 1975 में 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जनसंघ ने दूसरे सभी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई थी और वैचारिक मतभेदों के कारण ये गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चल सका और इसीलिए इसी जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। पार्टी के रूप में बीजेपी भले ही 46 साल की हो, लेकिन पार्टी के साथ इतिहास 75 साल पुराना है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था और तब से बीजेपी का जो इतिहास है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ से 1951 से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप बीजेपी की जितनी भी बातें सुनेंगे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ की चर्चा जरूर होगी। जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिना बीजेपी अधूरी है। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। यानी उनका उस वक्त महात्मा गांधी से कहीं मतभेद हुआ और उसके बाद भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई। जनसंघ ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान धीरे धीरे बनाई और 1977 में जनता पार्टी के गठन के साथ जनसंघ का विलय हो गया। लेकिन जनता पार्टी का विचार ज्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि इसकी बुनियाद कांग्रेस का विरोध था, इंदिरा गांधी का विरोध था। 1975 में इंदिरा गांधी का विरोध हुआ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। सत्ता में आने के बाद बहुत जल्दी सब इधर उधर तितर बितर हो गए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरों सिंह शेखावत जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम रहे और उसमें कुछ और नाम जो सामने आए उसमें कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, मदन लाल खुराना, विजया राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे की मां, सिकंदर बख्त और मुरली मनोहर जोशी, जैसा मैंने पहले कहा। तो जब केंद्र में 1980 में पहला चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद, उस पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 2 सीट पर विजय हासिल हुई और 2 सीट से आज तक जब भी बीजेपी की बात होती है तो वो 2 सीट हमेशा याद की जाती है कि अपने पहले चुनाव में बीजेपी ने 2 सीट पर महज जीत हासिल की थी। लेकिन 1980 से 1990 आते आते और 90 के दशक की अगर हम बात करें तो 2 बड़े मुद्दे रहे
जिन्होंने बीजेपी को 2 से 200 तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। 90 के दशक में वो 2 मुद्दे थे, एक राम मंदिर का और दूसरा लालकृष्ण आडवाणी की यात्राओं का। भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बहुत जल्दी बनाई और 1980 में जो पार्टी अस्तित्व में आई, 1996 में आते आते उसी पार्टी के पहले अध्यक्ष यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट लेकर 161 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में बीजेपी सामने आई थी। लेकिन ये पहला प्रयोग था जब सत्ता में तो बीजेपी आई सबसे बड़े दल के रूप में, लेकिन गठबंधन में अपने साथ सहयोगी नहीं जुटा पाई और 194 सीट का ही समर्थन बीजेपी को मिला। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो बहुमत साबित नहीं कर पाए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद। यानी कि बीजेपी के इतिहास में वो दिन भी आया जब उनकी सरकार केंद्र की राजनीति में आई लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की संसद में बेहद मार्मिक भाषण अपना रखा और उन्होंने जो उस वक्त कहा वो आज तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि पार्टी टूटेगी, हम बिखर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक ऐतिहासिक भाषण है जो आज तक याद किया जाता है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी उस शीर्ष मुकाम तक पहुंचकर वापस जमीन पर आ गए थे, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से वापस चुनावों के मैदान में जाना पड़ा। 13 का संयोग बीजेपी के साथ बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है। 13वां अध्यक्ष चुना जाना है। अभी तक 12 अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन है। 13वां अध्यक्ष जब चुना जाएगा तब तक पार्टी जो सपना देख रही है पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने का, वो कितना कर पाएगी ये देखना है। लेकिन 13 के रूप में जब हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं तो 13वें दिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। 13वें महीने में यानी कि 13 महीने बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार सत्ता चली गई थी। 13 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन 1999 में फिर बीजेपी आई सत्ता में, गठबंधन की सरकार बनी और उस वक्त बीजेपी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के जो एकदम खासम खास सलाहकार प्रमोद महाजन हुआ करते थे, उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और चुनाव समय से 4 महीने पहले ही करा लिया गया। हालांकि उस वक्त बीजेपी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। यूपीए की सरकार सत्ता में आई, यानी कि बीजेपी ने 1980 से आज 2026 में हम नजर डालते हैं तो भले ही संघर्ष लंबा रहा हो, लेकिन शिखर पर जाने की यात्रा भी बेहद रोमांचक है। आज बीजेपी की सरकार गठबंधन की है। जब 2 बार पूर्ण बहुमत से 2014 और 2019 में बीजेपी केंद्र में आई, तब भी अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ा नहीं, गठबंधन की सरकार बनी और वो 2024 में काम आया गठबंधन, क्योंकि 2024 में एनडीए को बहुमत मिला, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। यानी जो बीजेपी शिखर की तरफ और ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है, आज बीजेपी का लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया और आज का लक्ष्य है कि दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के हर राज्य में बीजेपी का भगवा लहराए, कमल खिले। हालांकि अभी तक ये सपना पूरा हुआ नहीं है और इससे पूरा होने में बहुत लंबा समय भी लगेगा। इसीलिए बीजेपी बार बार 2047 का विजन रखकर चल रही है। तो 2047 तक बीजेपी की क्या तस्वीर होगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2026 में जब हम खड़े हैं तो उत्तर भारत सहित भारत के विभिन्न राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। कुछ राज्यों को छोड़ दें, पश्चिम बंगाल, केरला और साथ ही दक्षिण में तमिलनाडु, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो आज ज्यादातर राज्यों में भारत में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी पिछले 12 साल से सत्ता में है और इन 12 सालों में विपक्ष ने
लोकतंत्र का हनन से लेकर कई तरह के आरोप प्रहार बीजेपी पर किए, जिसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। एजेंसीज का दुरुपयोग सरकार करती है, ये भी विपक्ष ने कहा और भी विपक्ष ने मुद्दे उठाए, लेकिन सिलसिलेवार उन मुद्दों को ऐसा लगता है जनता ने खारिज किया और बार बार बीजेपी को बहुमत दिया, बीजेपी पर भरोसा जताया। आज बीजेपी के सामने चुनौती है कि ये जो भरोसा बीजेपी पर जनता जता रही है उसे कैसे कायम रखा जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी का विस्तार हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो रही है। क्षेत्रीय दल भी कहीं न कहीं अपनी पकड़ को और बढ़ा रहे हैं। 2019 का चुनाव हो चाहे 2024 का, खासकर लोकसभा का चुनाव अगर हम देखें तो उसमें बीजेपी का लोकसभा में सीट जो कम हुई है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और सवाल यही है कि बीजेपी अपने आप को इससे आगे कैसे लेकर जाएगी, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी। बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, बीजेपी पर अपने ही पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर लोगों की शक्तियों का, यानी कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी का आरोप लगता है। बीजेपी पर अडानी और अंबानी पर हाथ होने का आरोप लगता है। बीजेपी पर यह भी आरोप लगते हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हो जाती है, यानी कि लोगों को तोड़ने का, क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा और ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को एक एक करके खत्म कर रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपने विरोधियों को कैसे कमजोर करे। बीजेपी अपने विरोधियों को एक एक करके कमजोर करती जा रही है, चाहे हम नजर महाराष्ट्र पर डालें या दूसरे राज्यों पे। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी को लगातार कमजोर करने का काम विधानसभा और लोकसभा के प्रदर्शन से साफ नजर आता है। बीजेपी देश के हर कोने में अपना विस्तार अपने संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से करती जा रही है, लेकिन इस दरमियान उपराष्ट्रपति का अपने पद को बीच में छोड़ना बीजेपी को प्रश्न चिन्ह, सवालों के कटघरे में लाता है। हालांकि अपनी सेहत का हवाला दिया था जगदीप धनखड़ ने। ऐसे ही और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की चर्चा होती है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के संगठन में जितना अनुशासन देखने को मिल रहा है वो किसी भी मजबूत संगठन की बड़ी निशानी है और बीजेपी इस पैरामीटर पर एक तरह से खरी उतरने का काम कर रही है। 5 राज्यों के हाल ही के चुनावों में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, इससे ये साफ होगा कि 2047 के विजन की तरफ, लक्ष्य की तरफ वो कितना आगे बढ़ पा रही है। लेकिन अपने विपक्ष को लगातार कमजोर करने का काम इस दशक में बीजेपी ने किया है, रणनीतिक रूप से किया है, बहुत संगठन को मजबूत करने के प्रयासों से किया है। बीजेपी में आज किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद पर पहुंचने का, सपना देखने का अधिकार आज की बीजेपी में देखने को मिलता है और परिवारवाद के आरोप विपक्ष पर लगाने वाली बीजेपी खुद को उससे बचाने का प्रयास भी लगातार करती दिख रही है। बीजेपी ने अपने पिछले 12 सालों के कार्यकाल में जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता में आई थी उन पर काम करने का भी जिस तरह की कोशिश की, उसमें चाहे देश की महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाना हो, चाहे यूसीसी को पूरे देश में लागू करना हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी भविष्य के गर्भ में है। महिला आरक्षण बिल पर ऐतिहासिक काम बीजेपी ने किया। 3 तलाक पर ऐतिहासिक काम बीजेपी का है। जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला बीजेपी ने किया। हालांकि वहां पर कितनी स्थिति नियंत्रित हुई है ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। आतंकवाद पर भी कहीं एक लगाम बीजेपी की सरकार आने के बाद लगा है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बातें भी लगातार आ रही, कोई बहुत बड़ा ऐसा स्कैम अभी तक सामने नहीं आया है। तो बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, हालांकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के वक्त बीजेपी ने उठाया था और उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण या लगाम बीजेपी नहीं लगा पाई। रुपये की कीमत भी अभी एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर सरकार हर प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों का
हवाला देते हुए पार्टी इससे बचती है, सरकार भी इससे बचने का रास्ता निकालती है। ग्लोबली अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने भारत को एक नई पहचान दिलाने की बात कही। बहुत बड़े बड़े मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर अभी भी भारत सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष आवाज उठा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भी भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ये बात बार बार सामने आ रही है। भारत को इस युद्ध से क्या मिला, भारत ने इस युद्ध के वक्त किस रणनीति का जो है वो दुनिया को संदेश दिया, ये प्रश्न चिन्ह है। तो बीजेपी को अब ये सोचना है कि आज जब वो अपना स्थापना दिवस इतने जश्न के साथ मना रही है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में स्थापना दिवस के नाम पर सैकड़ों कार्यक्रमों का, हजारों कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वहां पार्टी को अपना आत्म अवलोकन ये भी करना है कि पार्टी देश की सरकार के रूप में जब अपने आप को देखती है कि जिस पार्टी ने केंद्र की 12 साल तक सरकार चलाई है, उसका दुनिया में इस वक्त आज की तारीख में क्या संदेश है, महंगाई के मुद्दे पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, और चाहे पेपर लीक के मामले हों, बीजेपी शासित राज्यों में भी जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं। एसआईआर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। विपक्ष ने बहुत आवाज उठाई। विपक्ष इस वक्त एकजुट होने की लाख कोशिश भी कर रहा है, हालांकि रह नहीं पा रहा है विपक्ष। बीजेपी इस एकजुट होते विपक्ष को कैसे चुनौती देगी, आने वाले दिनों में अपने विस्तार की कौन सी रणनीति पर काम करेगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी बधाई की पात्र है। जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर रही है और अपना विस्तार कर रही है स्थापना दिवस की, आप भी क्या बीजेपी को बधाई देना चाहेंगे? किस रूप में आप बधाई देना चाहते हैं? हमारे दर्शक जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप बीजेपी के अब तक के विस्तार में जितनी चुनौतियों का सामना किया और आज जहां पहुंची हुई है बीजेपी और जिस तरह के काम कर रही है, और क्या कुछ करने चाहिए बीजेपी की सरकार को देश के लिए काम, आप जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।